अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हमने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी हल कर लिया है और मश्क की पहली मंजिल कसीरुल इंतखाबी सवालात को भी अबूर कर लिया। अपने पिछले लेक्चर में हमने सवालात का अयादा इस हिस्से का आगाज़ किया है, तो आज उसी सफ़र को जारी रखेंगे और सीखेंगे मज़ीद 3 सवालात का हल। आगाज़ करेंगे 16.3 से और देखेंगे कि 16.3, 16.4 और 16.5 सवाल को आपने किस तरह से हल करना है, आपने उसका जवाब किस तरह से लिखना है। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैंने बताया कि आज के लेक्चर का आगाज़ हम करेंगे अपने सवालात का अयादा इस हिस्से के तीसरे सवाल से। तीसरे सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि ओसिलोस्कोप के इस्तेमाल की फ़हरिस्त तैयार करें, और यह ओसिलोस्कोप वही है जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर के दूसरे सवाल में देखा था। हमने उस सवाल के अंदर कैथोड रे ओसिलोस्कोप की सारी डायग्राम भी समझ ली थी, उसके हर एक हिस्से का काम भी समझ लिया था और ये भी देख लिया था कि स्क्रीन पर कोई भी वेव किस तरह से हासिल की जाती है। तो अब जो सवाल पूछा जा रहा है ये उसका अगला सवाल है कि जो इमेज अब आप हासिल कर लेंगे, जो वेव स्क्रीन पे हासिल हो जाएगी, उससे आप क्या क्या मालूमात हासिल कर सकते हैं, ये किन किन जगहों पर किस किस तरह से हासिल होती है। तो सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि स्क्रीन पे एक वेव हासिल होगी, तो सबसे पहला इस्तेमाल तो ऑसिलोस्कोप का ये हो गया कि ये वेव फॉर्म जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब वेव फॉर्म किस तरह से हासिल होगी, फर्ज करें कि स्क्रीन पर मुझे कुछ इस तरह की वेव हासिल हो रही है। अब अगर मुझे ये वेव स्क्रीन पे हासिल हो गई है तो मैं इस वेव का इस्तेमाल करते हुए मैं इस वेव की वेव लेंथ भी निकाल सकता हूं, और आप जानते हैं कि किसी एक मुकम्मल वेव की लंबाई को हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे एक वेव मुकम्मल हो गई तो इसकी लंबाई को हम नाम देंगे वेवलेंथ का। ना सिर्फ मैं इसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूं बल्कि मैं इस वेव का टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं। टाइम पीरियड बयान किया जाता है कि अगर एक वेव मुकम्मल करने में जितना टाइम लेती है उसको उस वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। तो ना सिर्फ मैं इस वेव से वेवलेंथ बल्कि इस वेव का टाइम पीरियड भी अखज़ कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा कि ना सिर्फ वेवलेंथ बल्कि इस वेव का टाइम पीरियड भी अखज़ किया जा सकता है। अब अगर टाइम पीरियड अखज़ कर लिया है तो टाइम पीरियड से आप एक और चीज़ भी तो निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो अगर आप टाइम पीरियड को इन्वर्ट कर देंगे, उसको उलट देंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी हासिल हो जाएगी। तो एक ही वेव से देखें मैं कितनी ज़्यादा बातें निकाल रहा हूं। ना सिर्फ ये 3 चीज़ें बल्कि आप इस वेव की पीक वैल्यू यानी इसका एम्पलीट्यूड भी देख सकते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा कीमत किस जगह पे आ रही है। फर्ज करें कि अभी कीमत जो है मैक्सिमम इस जगह पे आ रही है, तो मैं कहूँगा इस जगह पे मैंने इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू, जिसको पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं, वो अखज़ कर ली। ना सिर्फ पीक वैल्यू बल्कि पीक टू पीक वैल्यू भी मैं इसे मेजर कर सकता हूँ। पीक टू पीक वैल्यू को आमतौर पे लिखा जाता है पी की कीमत। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? पीक टू पीक वैल्यू होती है इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और दूसरी साइड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इन दोनों को अगर मैं जमा कर दूं तो मेरे पास पीक टू पीक वैल्यू अखज़ हो जाएगी। फर्ज करें कि अगर ये यहाँ पे 5 वैल्यू दे रहा है और ये भी यहाँ पे 5 वैल्यू दे रहा है, तो इसकी पीक टू पीक वैल्यू होगी 10। तो इससे मैं पीक टू पीक वैल्यू भी अखज़ कर सकता हूँ। और ना सिर्फ पीक टू पीक वैल्यू बल्कि मैं इस वेव की लम्हाती वैल्यू,
लम्हाती वैल्यू का मतलब है कि किसी एक खास लम्हे पे, फर्ज करें कि मैं चाहता हूं मैं किसी ऐसी जगह पे कीमत मालूम करूं किसी भी चीज़ की, वो करंट की भी हो सकती है, वो वोल्टेज की भी हो सकती है। ये मुनहसिर है कि आप उस ऑसिलोस्कोप से किस किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं। तो इस खास लम्हे पे मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी उसको भी मैं अखज़ कर सकता हूं। तो आप वेव फॉर्म जाहिर करने के लिए जो आपने लिखा है इसके अंदर आप मजीद एडिशन कर दें, मजीद लिख दें कि वेव फॉर्म जाहिर करने में आप क्या क्या चीज़ अखज़ कर सकते हैं। आप वेवलेंथ अखज़ कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी अखज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी बल्कि टाइम पीरियड भी अखज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ टाइम पीरियड, आप साथ ही साथ उसकी पी कीमत भी अखज़ कर सकते हैं और उसकी लम्हाती कीमत भी आप अखज़ कर सकते हैं। तो देखें हमने एक वेव फॉर्म से कितनी ज़्यादा मालूमात अखज़ कर लिए हैं। अब ना सिर्फ ये वेव फॉर्म जाहिर करने के लिए बल्कि ये वोल्टेज की कीमत को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हम लिखेंगे वोल्टेज को जाहिर करने के लिए मज़ीद इसका इस्तेमाल होता है रेंज मालूम करने के लिए, और रेंज मालूम करने की कोई एग्जांपल दे दें, जैसा कि रेडार। आपने अक्सर अपने टेलीविज़न में कोई पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर मूवी देखी है तो पाकिस्तान एयरफोर्स की मूवी में आपने अक्सर देखा होगा कि एक स्क्रीन होती है कि जिसके ऊपर आपको इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा होता है। अब अगर कोई दुश्मन का जहाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो तो उस स्क्रीन पर एक रेड कलर का, एक सुर्ख कलर का निशान ब्लिंक करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में आगे बढ़ता चला जाएगा वो सुर्ख कलर का निशान भी आगे की जानिब बढ़ता चला जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि दुश्मन पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में इस कदर दाखिल हो चुका है। तो वो पैटर्न जिस स्क्रीन पे देखा जा रहा है वो भी CRO की स्क्रीन होती है। ये 3 मैं इस्तेमालात आपके सामने लिख चुका हूं। मजीद एक और लिख लें कि हमारे पास ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल होता है इको साउंडिंग में। इको साउंडिंग कहते हैं कि आपने अगर किसी भी समंदर की गहराई मालूम करनी है तो उसके लिए भी CRO का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ना सिर्फ ये बल्कि दिल की धड़कन का मुआयना करने के लिए भी। आपने अक्सर देखा होगा टेलीविज़न में, किसी भी ड्रामे में, किसी भी मूवी के अंदर कि आपको इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा होता है कि जब मरीज़ के दिल पे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे कोई चिप्स लगाई जाती हैं, पिनें लगाई जाती हैं, उससे इंसान के दिल की धड़कन कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और अगर ये धड़कन चलती रहे तो इंसान ज़िंदा रहता है। और अगर ये वेव जो है बिल्कुल सीधी हो जाए, यहाँ इसका मतलब है कि अब दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि लोग अफसुर्दा हो जाते हैं। लोग अफसुर्दा क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना कोई प्यारा खो दिया होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑसिलोस्कोप के जितने भी इस्तेमालात किताब में लिखे थे वो सारे के सारे समझ लिए हैं। आपने इनको अपने नोट्स के अंदर भी लिख लेना है। चलें मज़ीद बढ़ते हैं अपने अगले सवालात की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आपके सामने लिखा जा चुका है आज के लेक्चर का दूसरा सवाल यह है कि ऑसिलोस्कोप मद्देनज़र रखते हुए वजाहत करें। यानी यहाँ पे भी आपने जो तसव्वुरात, जो इल्म इस्तेमाल करना है वो ऑसिलोस्कोप के बारे में ही है। पहला सवाल यह है कि फिलामेंट को कैसे गर्म किया जाता है। दूसरा सवाल यह है कि फिलामेंट को जो गर्म किया जा रहा है वो क्यों गर्म किया जा रहा है। तीसरा सवाल है कि एनोड और कैथोड के दरमियान ज़्यादा पोटेंशियल क्यों दिया जाता है। और चौथा सवाल है कि ट्यूब के अंदर वैक्यूम को क्यों पैदा किया जाता है। यानी ये एक सवाल नहीं है बल्कि इस सवाल में सवालात का मजमूआ है। आपने ऑसिलोस्कोप में सीखे गए तमाम तसव्वुरात का इतलाक यहाँ पे करना है, अपने सीखे गए इल्म का इस्तेमाल यहाँ पे करना है और देखना है कि ये सारे सवालात जो आपसे पूछे गए हैं ये इसका जवाब आपने किस तरह से देना है। तो सबसे पहला जवाब देने की जानिब बढ़ते हैं कि फिलामेंट को कैसे गर्म करते हैं।
आपने देखा था कि जब हमने CRO की डायग्राम बनाई थी तो फिलामेंट हमने कुछ इस तरह से बनाया था और इस फिलामेंट के साथ हमने एक बैटरी लगा दी थी और बैटरी इस तरह से लगाई थी कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 6 वोल्ट हो। अब जैसे ही बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इस फिलामेंट में कायम करेगी तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस फिलामेंट के अंदर करंट बहना शुरू कर देगा और करंट के बहने की वजह से यह फिलामेंट जोल के कानून के मुताबिक गर्म हो जाता है और जब भी वो गर्म होगा तो गर्म होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन की बीम हासिल होगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम पहले सवाल का जवाब दे चुके हैं, तो चलें क्यों ना उस सवाल का जवाब लिख भी लिया जाए। हमने ये कहा है कि फिलामेंट को कैसे गर्म किया जाता है। हमने कहा कि फिलामेंट को 6 वोल्ट की बैटरी की मदद से गर्म किया जाता है। ये लें जी, हमने एक सवाल का जवाब दे दिया है। अब दूसरा सवाल ये है कि फिलामेंट को गर्म क्यों करते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जैसे ही इस फिलामेंट में से करंट बहेगा, करंट के बहने की वजह से जोल के कानून के मुताबिक इस फिलामेंट के अंदर हरारत पैदा होगी। जैसे ही हरारत एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। अब फिलामेंट चूंकि एक मेटल मटेरियल है और मेटल में आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स बहुत वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, तो जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी को हासिल करते हुए मेटल की सतह को छोड़ के आगे की जानिब बढ़ना शुरू कर देंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पे किसी मेटल की गर्म सतह से, और आप जानते हैं कि ऐसे अमल को, ऐसे मजहर को हम नाम देते हैं थर्मियोनिक एमिशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलामेंट को गर्म करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप थर्मियोनिक एमिशन का अमल करवा सकें, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स की बीम हासिल कर सकें। तो दूसरे सवाल का जवाब आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि फिलामेंट को गर्म करने का मकसद थर्मियोनिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम हासिल करना है। तो हम दूसरे सवाल का जवाब भी दे चुके हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। तीसरे सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि एनोड और कैथोड के दरमियान ज़्यादा पोटेंशियल क्यों दिया जाता है। अब आपने देखा था कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की बीम आगे की जानिब बढ़ेगी कुछ इस तरह से, तो इसको सामना करना पड़ता है एक अदद ग्रिड का। फर्ज करें यहाँ पे मैंने एक ग्रिड रखा हुआ है और ग्रिड पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है ताकि ये इस फिलामेंट से निकलने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आगे ना गुजरने दे, बल्कि सिर्फ चंद मखसूस इलेक्ट्रॉन्स के जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो वो ही इस ग्रिड को ओवरकम कर सकेंगे, ग्रिड को अबूर कर सकेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ज़्यादातर एनर्जी इस ग्रिड को अबूर करने में लगा चुका है, तो यहाँ पहुँचते ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ही कम होगी और इस कम एनर्जी की वजह से इसका स्क्रीन तक पहुँचना नामुमकिन सी बात होगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एनोड की मटेरियल रखे होते हैं और इस एनोड को हमने बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल दिया होता है। हाई पोटेंशियल देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इलेक्ट्रॉन की बीम को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेलरेट करवा सकें ताकि वो आराम से स्क्रीन तक पहुंच सकें। तो हम तीसरे सवाल का जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की बीम को एक्सेलरेट करवाने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उम्दा इलेक्ट्रॉन
बीम हासिल होती है। तो 3 सवालात का जवाब दे चुके हैं। बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्यों पैदा किया जाता है। आपने देखा था कि जब मैंने डायग्राम बनाई थी तो इन सारे कंपोनेंट्स को, इन तमाम हिस्सों को मैंने बंद किया था एक ट्यूब के अंदर, और वो ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती है। और वैक्यूम ट्यूब का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वैक्यूम के बाहर से कोई भी चीज़ अंदर वाले सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, उसमें खलल पैदा ना करे। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, तो बाहर से आने वाले जितने भी पार्टिकल्स इस सेटअप के अंदर आते चले जाएंगे, तो आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम से जैसे ही वो टकराएंगे, तो टकराने के बाद वो भी आयंस की शक्ल में बन जाएंगे, यानी कि वहाँ पे नेगेटिव आयन भी होंगे, पॉजिटिव आयन भी होंगे। अब जब इस सिस्टम के अंदर पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे तो वो तो इस कैथोड की जानिब बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने कैथोड और एनोड के दरमियान पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम को पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे एक और किस्म की बीम हमें हासिल हो जाएगी। इस वजह से हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस, वो सारी चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं, उनका मुशाहिदा करना चाहते हैं, इन सब में एक खलल पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे तजर्बात, हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो चौथा हमने आंसर ये दिया है कि वैक्यूम की मदद से इलेक्ट्रॉन बीम एक मखसूस सिमत में हरकत करती है। और वो मखसूस सिमत क्या है कि जहाँ पे उसे एनोड ज़्यादा पोटेंशियल से खींचेगा, वो उससे बिल्कुल सीधी लाइन में जाती जाएगी और आगे जाते ही ये स्क्रीन को हिट कर देगी। और जैसे ही स्क्रीन को हिट करेगी, स्क्रीन बनी हुई है फास्फोर के मटेरियल की, और फास्फोर एक ऐसा मटेरियल है कि जब इलेक्ट्रॉन्स उस पर जाके हिट करेंगे, उस पर जाके स्ट्राइक करेंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक फ्लोरिसेंस यानी कि चमक दिखाई देगी, जिससे आप वेव फॉर्म हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल की भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। इनको इसी तरह से अपने नोट्स के ऊपर लिख लें। अब चलते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, इस लेक्चर के अगले सवाल की जानिब बढ़ चुके हैं, जो कि है 16.5। सवाल हमसे पूछा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन गन क्या है, थर्मियोनिक एमिशन के तरीके की वजाहत करें। अब बार बार हम थर्मियोनिक एमिशन की बात कर रहे हैं, तो इस सवाल पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको बुनियादी बातें बताऊंगा और उस बुनियादी बात को ख़त्म करते हुए इस सवाल का इख्तिताम करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक फिलामेंट नज़र आ रहा है, और इस फिलामेंट को हमने जोड़ा हुआ है एक अदद बैटरी के साथ। ये बैटरी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देगी, मुहैया करेगी 6 वोल्ट का, जिसकी वजह से इस फिलामेंट के अंदर कोई ना कोई करंट पैदा होगा। अगर करंट इस फिलामेंट में पैदा हो गया है, तो जोल का कानून ये कहता है कि हमारे पास H बराबर है I का मुरब्बा मल्टीप्लाई ज़रब R ज़रब T। यानी कि अगर किसी भी सर्किट में करंट बह रहा होगा, तो उसमें कोई ना कोई हरारत, कोई ना कोई हीट पैदा होगी। अब हम जानते हैं कि हरारत या हीट एनर्जी की एक शक्ल है, और फिलामेंट ये जो बना हुआ है, ये एक मेटल की सतह का बना हुआ है, मेटल के मटेरियल का बना हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि मेटल के पास वाफिर मिकदार में आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब जैसे ही ये एनर्जी हरारत की सूरत में इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले ही इस मेटल की सतह के साथ बड़े कमज़ोर कशिश के साथ जुड़े हुए हैं, ये चाहेंगे कि इस एनर्जी को जज़ब करें, इस एनर्जी को हासिल करें, और इस एनर्जी को हासिल करते हुए वो इस मेटल की सतह से निकल जाएंगे। अब देखें, मेटल की सतह गर्म हुई, और गर्म होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स खारिज हुए। तो किसी भी मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन्स का खरूज, इलेक्ट्रॉन्स का खारिज होना कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन। तो चलें पहले क्यों ना थर्मियोनिक एमिशन की तारीफ लिख दें। हम कहेंगे कि किसी गर्म मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना थर्मियोनिक एमिशन
कहलाता है। अब यहाँ पे आपको एक बैटरी ये भी नजर आ रही है जो कि इलेक्ट्रोड के दो टर्मिनल्स के साथ जोड़ी गई है। इलेक्ट्रोड का जो टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको हम नाम देंगे कैथोड का, और वो वाली साइड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसको नाम देंगे एनोड का। अब इस मेटल की सतह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो निकलने के बाद मुख्तलिफ सिमतों में फैलेंगे नहीं, बल्कि इस हाई पोटेंशियल एनोड की वजह से इसकी जानिब कशिश करना शुरू कर देंगे, और ये कशिश करते करते इलेक्ट्रॉन्स का रश पड़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रश इस तरह से पड़ जाएगा कि अब इनका इस जगह से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हल ये होता है कि एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो पीछे से एक इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखाई देगा। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स की धार बन जाएगी। तो जिस धार से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन गन का। गन में भी तो यही होता है ना कि गोलियां यके बाद दीगरे धड़ 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 निकल रही होती हैं, तो यहाँ पे भी गोलियों की बजाय इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन्स निकलने की मशीन को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन गन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इलेक्ट्रॉन गन की काम करने का असूल भी समझ आ गया है, और थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है ये भी आपको एक दफ़ा फिर से वाज़ेह हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की आपको समझ आई होगी। जी, तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आपने आज के लेक्चर में सीखा है 3 सवालात को हल करना, कि इन 3 सवालात के जवाबात आप किस तरह से लिखेंगे अगर आपसे पूछ लिए जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में समझाए गए तमाम सवालात आपको याद भी हो गए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। आपने इन सब को अपने नोट्स के ऊपर भी लिख लेना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। चलें, मिलेंगे अगले सवालात के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।